Hello students, welcome to Jumaksa classes. Today we are going to discuss about current affairs for the month September. तो ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है, नई सीरीज है, इसका टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स और ये सीरीज बाइलिंगुअल है और ये इस सीरीज का पार्ट 11 है। यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के इंडेक्स पे बात करते हैं। आज अपन किन किन करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 पे बात करेंगे, जो जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अपन 1 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लीट हो गए, उसके बारे में बात करेंगे, जो हेल्थ के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अपन ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज देखेंगे, जो कि आपके जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में काम आएगा। और लास्ट में अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर फिल्म देखेंगे, विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर फिल्म्स एग्जाम्स। तो चलिए पहले करंट अफेयर पे डिस्कस करते हैं। तो ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 अभी आया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इशू किया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए, आप जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है और एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस से होता है और विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, तो उसे टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो व्हाट्सएप कॉल है वो एक टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से मीडिया वगैरह सब चीजें जो डिजिटल रूप से होती है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आती है। तो आप इसको यहाँ रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में क्या हो रहा था, बहुत समय से ये मांग उठ रही थी। क्या हुआ था, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जैसे आपने देखा नेटफ्लिक्स में जो आप मूवीज देखते हैं वो सब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो उनको क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंतर्गत अभी तक नहीं रखा गया था और उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा था। तो जो अदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में शामिल लोग हैं वो ये बोल रहे थे कि यदि उनको भी शामिल कर लिया जाएगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। नहीं तो अभी उनको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्यों लॉस हो रहा था, उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वगैरह को लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था। तो इन्हीं सब सुधारों को करने के लिए ड्राफ्ट बिल लाया गया है। तो इस बिल में देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, अभी तक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 3 एक्ट थे। इन तीनों एक्ट को क्या किया गया है, रिप्लेस कर दिया गया और अब एक एक्ट लाया जा रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो अभी लॉ है उनको बदलना और डेवलपमेंट, एक्सपांशन और टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बढ़ावा देना है। आप यहाँ रीड करेंगे आपको समझ जाएगा। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया, ओटीटी प्लेटफॉर्म को और इंटरनेट बेस्ड जो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है उसको इसमें शामिल किया गया है, जैसे व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम, ये सब चीजें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर क्या हुआ है, आपको मालूम होगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो अपने उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी थी वो ट्राई थी, और ट्राई के क्या किए, कुछ पावर को डाइल्यूट किया गया, उसके फंक्शन को डाइल्यूट किया गया है। अभी तक क्या होता था, यदि आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कोई भी नई कंपनी करनी है, कोई नई सेवा शुरू करनी है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस ट्राई से लेना पड़ता था। लेकिन अब ट्राई के कुछ पावर्स को कम किया गया है जो लाइसेंस देने वाले थे, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। और उसके बाद रिफंड ऑफ फीस। तो देखिए क्या होता है, जैसे आपने लाइसेंस लिया तो उसके लिए एक फीस देते हैं, लेकिन आगे चल के यदि आप अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो उसमें कैसे रिफंड होगा फीस का, वो भी यहाँ पे इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक फंड था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जितनी भी कंपनी है उनका जो रेवेन्यू होता था उसका कुछ परसेंटेज इस फंड में रखा जाता था। और इस फंड को पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाता था, लेकिन बाद में इसमें रखा जाने लगा। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाता है। तो सारी ये चीजें इस फंड से की जाती है। तो अब इस फंड को रिप्लेस कर दिया किससे, टीडीएफ से, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड से। और यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसको स्पेक्ट्रम असाइन किया गया और वो कंपनी क्या बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी होती है, हो जाती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, गवर्नमेंट उसके लिए क्या फ्यूचर में स्टेप रहेंगे, उन सब के बारे में भी इसमें प्रावधान किया जा रहा है। तो आप यहां इसको रीड कर सकते हैं या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन दूसरी न्यूज पे आते हैं। तो पहली न्यूज से आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस की हाईलाइट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, है ना, रेगुलेशन बिल, ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन बिल 2022। आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब दूसरी करंट अफेयर पे डिस्कस करते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो देखिए क्या होता है, जैसे किसी कंट्री को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक पिलर है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए दो मेजर इनपुट दिए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, यदि बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बनाना है। तो एक होता है हेल्थ और एक होता है एजुकेशन। तो ये जो योजना है ये हेल्थ पे बात करती है, और हेल्थ में भी कैसा डिजिटल मिशन है, पूरी हेल्थ की फैसिलिटी को डिजिटल करने की बात करती है। तो आप यहां पे पढ़ेंगे, फ्लैगशिप स्कीम है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने चालू की थी, 5 या 10 साल के लिए जो भी हो चालू की गई थी। और यहां पे आप इसके बारे में रीड करेंगे आपको समझ जाएगा। इसका एम है क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है
कि जो है रूरल एरिया में, फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में कोई आदमी है तो उसको यदि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता है। तो यदि अपन उसको डिजिटली कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, डिजिटली कनेक्ट करने के माध्यम से अपन उसको क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से हेल्थ फैसिलिटी दे पाएंगे, अपन उसको इंटरनेट के माध्यम से दे पाएंगे, ई हेल्थ सेवाएं दे पाएंगे। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं एबीडीएम के कंपोनेंट्स। तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए ये योजना कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन की क्या की जाएगी, हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। हेल्थ आईडी में उसके सारे हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड रखे जाएंगे और वो जो पर्सन है उसको इसी हेल्थ आईडी से पहचाना जाएगा। और जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे गए तो इस हेल्थ आईडी के माध्यम से उसके सारे जो रिकॉर्ड है, यदि वो परमिशन देगा तो आप एक्सेस करके कोई भी डॉक्टर जो है उसको हेल्थ सेवा प्रदान कर सकता है। तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा। फिर आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन हेल्थ केयर फैसिलिटी और प्रोफेशनल रजिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट बनाए गए हैं। ये क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, इजी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस रहेगा मेडिकल, प्रोफेशनल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लोगों के पास। वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति का हेल्थ का रिकॉर्ड है उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें क्या किया जा रहा है, डॉक्टर को और जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल है और जिनको बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हेल्थ की सेवा लेना चाहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, डिजिटली वो क्या करेंगे, बहुत सारी सेवा ले पाएंगे। और इसमें यह भी बताया जाता है कि कितनी हेल्थ केयर सर्विसेज भारत में और कौन कौन सी मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है भारत में चल रहे हैं। आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब अपन पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया कि ये प्राइवेट, सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट रहेगा पूरा। आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी परमिशन होगी तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी हेल्थ रिकॉर्ड को कर लेगा एक्सेस, और इस तरीके से वो आपको हेल्थ सेवा प्रदान कर देगा। तो आप समझ लीजिए कि डिजिटली पूरी हेल्थ को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। तो आप इसको देख सकते हैं, या हिंदी में भी देख सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा देना इसका एम है। अब इसके कुछ लिमिटेशन और कंसर्न्स भी है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगी तो उसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, तो डेटा ब्रीच और प्राइवेसी का इशू उठेगा। फिर डिजिटल डिवाइड, आपको मालूम है कि भारत का क्या है, एक एरिया में बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि एक एरिया में ऐसा नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को एड्रेस करने के बाद ही इसकी तरफ और अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है, जबकि इस योजना के जो आउटपुट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आपको पहला स्टेटमेंट ये दे देगा कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो वो गलत हो जाएगा। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और दूसरा आपसे पूछ लेगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो अब आपके उससे मेंस में भी इसके प्रोविजन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अपन लास्ट करंट अफेयर है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे। तो G4 कंट्री, ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। तो अभी 76 सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो आपको मालूम है जैसे भारत में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में क्या सारे स्टेट के यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसी तरीके से विश्व में सबसे बड़ी संसद, एक तरीके से लघु संसद कहा जाता है, वो है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन में सब जगह से क्या होता है, हर कंट्री के क्या है, प्रतिनिधि आते हैं। उसी तरीके से जर्मनी, ब्राजील, इंडिया और जापान भी पहुंचे थे। और इन्होंने क्या किया है, यूएन से अलग एक साइड में मीटिंग भी की है। और ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि यूएन में क्या किए जाए, सुधार किए जाए, क्योंकि यूएन अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया। क्योंकि यूएन जब बना था उस परिस्थिति के हिसाब से वो रेलेवेंट था, लेकिन अब समय के साथ इसमें क्या है, सुधार होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, पूरे विश्व के लोगों का क्या है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है। और आप देखेंगे कि इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मात्र क्या है, 5 लोगों को क्या है, परमानेंट सीट मिली हुई है, और उनको वीटो पावर मिले हुए हैं। तो सिर्फ 5 लोगों को क्यों मिले, ये सब इन चारों का कहना है। तो ये चार कहते हैं कि हमारी भी तो डेमोक्रेसी जो है इतनी बड़ी है, भारत की तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत की पॉपुलेशन बहुत जा रहा है, भारत इकोनॉमी में आगे निकल चुका है। तो इस तरीके के मुद्दे हैं, भारत चाहता है कि उसको भी परमानेंट सीट मिले। तो ये चारों लोगों ने एक मीटिंग की है, आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं। एक की हाईलाइट ऑफ द मीटिंग, तो इन्होंने वही, जैसे अफ्रीका है, अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, उसकी परमानेंट और नॉन परमानेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इनकी भी क्या हो, परमानेंट मेंबरशिप मिल सके। इसी तरीके से क्या ये लोगों का कहना है कि जो आज का जो ग्लोबल इशूज है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और कॉम्प्लेक्स है, तो जल्द से जल्द सुधार किया जाए और इन इशूज को सॉल्व किया जाए। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि जो 76 जनरल असेंबली, उसमें इन्होंने क्या कहा, ग्रेजुअली मूव द प्रोसेस टुवर्ड टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन, जल्द से जल्द नेगोशिएशन करके उसको सुधार किए जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूएन है, तो यूएन में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर आते हैं, तो उन्हीं में से कुछ मेंबर ने एक ग्रुप बना लिया है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, और जो यूएन में सुधार की क्या करता है, वकालत करता है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में यूएन के चार्टर के माध्यम से। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, क्या करना है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें 15 मेंबर है, 10 मैंने आपको बताया नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट है। तो ये कहीं से भी क्या है, आपको नहीं दिख रहा भेदभाव हो रहा है, तो इसी को रिजॉल्व करने की बात चल रही है।
या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप रीड कर लेना। एक ग्रुप है जो सुधार की मांग कर रहा है और इस ग्रुप में चारों ये सारी क्या है, ग्रुप से शामिल है, इनको रीड जरूर कर लीजिएगा, या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स पे। तो अलीवा क्या है, तो अभी नयागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, उड़ीसा में, उसने इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज को करने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आपको ध्यान रखना है। और 2030 तक इनका एम है कि इरेडिकेट कर देंगे चाइल्ड मैरिज। और वैसे भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए और इस प्रथा को खत्म करना चाहिए, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब वर्ल्ड रिवर्स डे पे बात करते हैं। तो ये 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। क्या अवेयरनेस बढ़ानी है, रिवर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है। और कहीं ना कहीं रिवर को कंजर्व करेंगे तो एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाएगी। ये नेहा साई जी ने क्या किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, एक बॉटम अप अप्रोच का उदाहरण दिया है। इन्होंने अपने लेवल पे क्या किया है, जो इस रिवर एक रिवर है उसकी एक स्ट्रीम को क्या कर दिया है, साफ कर दिया, और जिसके माध्यम से वहां बायोडाइवर्सिटी फिर से क्या हो गई है, रिहेबिलिट हो गई है, फिर से आ गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन थर्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बात करते हैं, वाडा। तो वाडा ने क्या किया है, वाडा एक्चुअली क्या करता है, फ्री एंड फेयर स्पोर्ट कराने की कंपटीशन, फ्री एंड फेयर स्पोर्ट कंपटीशन कराने की कोशिश करता है, और उसके लिए उसने कोड भी बनाया। उसमें क्या है, उसकी एक लिस्ट है जिसमें उसने कुछ बैंड सब्सटेंसेस को रखा है जिनको आप नहीं ले सकते जब आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो जैसे मैरिजुआना को हटाने की मांग चल रही थी उस लिस्ट से, लेकिन इनने मना कर दिया, इनने बोला नहीं, उस लिस्ट में वो बना रहेगा। अब मैरिजुआना क्या होता है, कैसे मिलता है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो आपको वाडा को ध्यान रखना है, या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब लास्ट फोर्थ देखते हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स। तो अभी क्या हुआ है कि करी पानी और बुद्रा विलेजेस है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है, मैसिव एफॉरेस्टेशन ड्राइव की है 100 एकड़ में, और वहां पे क्या है, पेड़ लगाए हैं, है ना। और इन्होंने क्या मांग चल रही है, ये चाह रहे हैं कि इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स मिल जाए उनके लैंड पे। लेकिन क्या हुआ है कि अभी कुछ विलेज को मिले थे वो राइट्स, इनको नहीं मिल पाए थे, तो इनकी ये मांग है। और ये जो राइट्स होते हैं किस एक्ट के तहत मिलते हैं, आप यहाँ रीड कर सकते हैं। और ये एक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये एक्ट को इंप्लीमेंट कराने की किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, आप प्रीवियस पेपर जरूर देखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो आपको इसको जरूर रीड करना है, हिंदी में भी देख सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स फैक्ट है, ब्रेक थ्रू प्राइजेस 2023। तो ये किसने क्रिएट किए हैं, तो ग्रुप ऑफ सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स ने की। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो साइंस के क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। और अभी लाइफ साइंस में, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में किस कार्य के लिए दिए हैं, तो आपको रीड कर लेना, यूपीएससी पूछ सकता है। तो चलिए आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। और आपको यदि करंट अफेयर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।